चलिए अगला क्वेश्चन है माइक्रोस इन ह्यूमन वेलफेयर का। देखिएगा, राइट शॉर्ट नोट्स स्टेप्टोकाइनेज मिला। सेकंड सवाल, सेकंड सवाल मिल गया। चलिए स्टेप्टोकाइनेज पर कैसे शॉर्ट नोट्स लिखिएगा। हेलो, स्टेप्टोकाइनेज पर शॉर्ट नोट्स कैसे लिखिएगा। यहां पर है स्टेप्टोकाइनेज, स्टेप्टोकाइनेज यहां है। स्टेप्टोकाइनेज क्या होता है, सबसे पहली बात जान लीजिए। इट इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर। किसी इंसान में अगर क्लॉट बन गया और क्लॉट बनने के बाद हार्ट में मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ, अब उस पर दर्द, सीने में दर्द उठ गया, लोग बोलता है मुझे देखिए ना सर सीने में दर्द हो रहा है, उसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ऐसे सर में यहाँ पर मतलब छाती में दर्द उठा तो डॉक्टर साहब समझ जाते हैं कि अब चलो इसका ईसीजी कराओ। जैसे ईसीजी कराए तो पता चल गया अच्छा कहीं ना कहीं लगता है कि इसके हार्ट में ब्लड सप्लाई किसी एरिया में कम हो रहा है। ब्लड सप्लाई क्यों कम हो रहा है हार्ट में? अब हार्ट का ब्लड सप्लाई किससे होता है? उस आर्टरी का नाम क्या? कोरोनरी आर्टरी। हार्ट जो होता है अपना हार्ट, देखो अपना हार्ट जो होता है, हार्ट का जो ब्लड सप्लाई होता है जिस आर्टरी से, उस आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। क्या नाम है? कोरोनरी। ये देखो अपना ये हार्ट है, ये हार्ट है, और इस हार्ट का जो ब्लड सप्लाई होता है ऐसे करके इसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। इसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, और कोरोनरी आर्टरी से ब्लड का सप्लाई आगे बढ़ता है। अगर मान लो यहां पर क्या हो गया, एक ब्लड का क्लॉट बन गया तो ब्लड अब आगे बढ़ेगा नहीं। ब्लड आगे नहीं बढ़ेगा तो इस एरिया में ब्लड नहीं जाएगा, तो एक एरिया क्या हो गया, तो यहां पर इसी के कारण दर्द उठेगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आपने इस क्लॉट को नहीं हटाया, दर्द होना मतलब वार्निंग देना, दर्द होना मतलब वार्निंग देना कि आपके हार्ट के किसी एरिया में ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा, जल्दी ब्लड का सप्लाई करो। अगर ब्लड का सप्लाई तो भी नहीं किया तो वही हार्ट का वो पार्ट मर जाता है। चूंकि हार्ट कितना होता है, एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हार्ट अपना एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है, और उसका इतना दूर अगर मर ही जाएगा, मसल्स मर जाना माने इन्फेक्शन, तो अपना हार्ट बढ़िया से पंप नहीं करेगा, इंसान ही मर जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां पर क्लॉट बन गया, ब्लड क्लॉट, खून का थक्का, और तब ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है और ईसीजी किया, पता चल गया, तुरंत हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्टोकाइनेज का एक इंजेक्शन देते हैं। और जैसे इंजेक्शन देते हैं बस मरीज ठीक हो जाता है, दर्द आराम। क्या हुआ, जैसे उसके बॉडी में गया, क्लॉट को क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, क्लॉट सब डिसॉल्व हो गया, मतलब क्लॉट गल गया तो क्या, नाला साफ हो गया, नाला साफ हो गया तो क्या हुआ, अब ब्लड आगे जाने लगा। जो हार्ट का मसल्स, जो कार्डियक मसल्स, हार्ट के मसल्स को बोलते हैं कार्डियक मसल्स, जो मसल्स मरने वाला था वो मरने से बच गया। अगर मर जाता तो इस घटना को क्या कहते हैं, इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन माने मरना। किसका मरना? हार्ट के मसल्स का मरना, कार्डियक मसल्स का मरना, इतना दूर का एरिया वाला। लेकिन हमने मरने से बचा लिया। जैसे दर्द उठा तो दर्द क्या है, वार्निंग साइन है, ईसीजी किया, पहचान में आ गया, अच्छा कहीं कहीं क्लॉट है, तुरंत हमने क्या किया, स्टेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन दिया और हमने बचा लिया। क्योंकि ये इंजेक्शन क्या है, इट इज यूज्ड एज ए क्लॉट बस्टर, क्लॉट को डिसॉल्व कर दिया और आराम हो गया। अब आपको ये बताना है कि स्टेप्टोकाइनेज निकला कहां से, क्योंकि चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इंसान के कल्याण के लिए कौन कौन माइक्रोब्स है चुन चुन के पढ़ना है। तो हमने देखा कि स्टेप्टोकाइनेज पर निकलता है कहां से, बैक्टीरियम, उसका नाम है स्टेप्टोकोकस, और स्टेप्टोकोकस से निकलता है, और उसके बाद इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाई करके मार्केट में बेचते हैं। तो बस आपको सिर्फ याद करना है कि उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हम लोग निकालते हैं क्या चीज, स्टेप्टोकाइनेज। और इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट पेशेंट हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। बस यही देना कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के मरीज में, एमआई के मरीज में जिसका एमआई का अटैक हुआ है, उसमें झटाक से क्या करना है हमको कि क्लॉट को हटाने के लिए स्टेप्टोकाइनेज डालेंगे, उसका आराम हो जाएगा, समाप्त, ज्यादा कुछ नहीं। समझ गया सब आदमी? चलो, स्टेप्टोकाइनेज क्या है जल्दी बोलो। क्लॉट बस्टर। किससे निकलता है? स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। किस पे यूज करते हैं, किस मरीज में? जहां पर हमको शंका होता है कि मरीज को क्या है, एमआई के। एमआई का फुल फॉर्म बोलो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये क्या करेगा, क्लॉट को वहां से रिमूव कर देगा, क्लॉट को डिसॉल्व कर देगा।
चलो अगला चलते हैं। राइट, अगला चलिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टैटिन। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टैटिन। स्टैटिन पर शॉर्ट नोट्स। देखो स्टैटिन के बारे में क्या करना। स्टैटिन कहां से निकालता है? मोनास्कस परप्यूरस से। कहां से निकलता है? मोनास्कस परप्यूरस क्या है? एक प्रकार का ईस्ट है, फंगस है। मोनास्कस परप्यूरस एक प्रकार का फंगस है, ईस्ट है। उसकी बॉडी से क्या निकलता है? स्टैटिन। और स्टैटिन का प्रयोग कहां करते हैं? जिस इंसान के बॉडी में लिपिड का मात्रा ज्यादा हो गया, लिपिड, जिसके कारण बीपी बढ़ गया, यानी कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो गई, बीपी बढ़ गया। उस मरीज में अगर कोलेस्ट्रॉल को कम करना हो तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, जिसका नाम है स्टैटिन, डालते हैं। ठीक है, बस हो गया काम समाप्त। अब पढ़ लो सब आदमी स्टैटिन। देखो 2000 नीट में 19 में भी आया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। चलो देखो, एक बार 2020 में भी आया था कि किससे निकलता है, वो आया था। एक बार है इसका नाम आया था, तो मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस से निकलता है क्या चीज? स्टैटिन। लिख दोगे, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनास्कस परप्यूरियस ब्रैकेट में ईस्ट। इट इज ए टाइप ऑफ ईस्ट। ईस्ट क्या? फंगस। उसके बाद क्या लिखोगे? इट इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये दवाई खाओगे तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कमेगा, कोलेस्ट्रॉल कमेगा तो बीपी कमेगा, बीपी कमेगा तो हो गया काम जो चाह रहे थे। बीपी कमेगा मतलब बीपी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल के कारण बीपी बढ़ा हुआ है। ये खाएंगे बीपी, कोलेस्ट्रॉल कमेगा। कोलेस्ट्रॉल इतना कमेगा कि बीपी मेरा हो जाएगा पहले जैसा नॉर्मल। काम समाप्त। पढ़ो, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स एज दे। अब इसके बारे में अंदर की बात लिखना है कि दे कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट्स द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ये कैसे हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का बनना बंद कर देता है? क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला एंजाइम होता है, जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला एंजाइम है, उस एंजाइम को ये इनहिबिट कर देता है, रोक दिया। कैसे? दो तरीके से किसी एंजाइम को रोका जाता है, एक कॉम्पिटिटिव और एक नॉन कॉम्पिटिटिव। ये क्या होगा? कॉम्पिटिटिव। ये याद कर लो तुम लोग, ये याद करना पड़ेगा तुमको। कि क्या याद करना पड़ेगा कि स्टैटिन क्या है? मोनास्कस परप्यूरियस नाम के ईस्ट से निकालते हैं और ये फंगस है। उसके बाद इट इज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। और ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का बनना बंद कर देता है। इट स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय इनहिबिटिंग, बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम। आया समझ में? कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट्स कर देता है। इनहिबिट्स। अगर मान लो तुमको ये वर्ड याद नहीं है, तुमको दिक्कत है, छोड़ दो। तुम लिखो इट इनहिबिट्स द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम को ये क्या करता है? दवाई इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। कोलेस्ट्रॉल बनना बंद, आगे कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो बीपी कम जाएगा। बीपी कमेगा मतलब क्या? बढ़ा हुआ था वो कमेगा मतलब नॉर्मल हो गया। आगे समझ में? तो इससे आप अगर जो ये तैयारी कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स लिखने का, तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो रहा है कि स्टैटिन से क्या, स्टैटिन कहां से निकलता है? मोनास्कस परप्यूरियस। रट लो, ये फंगस है। ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये सब ये आपका ऑब्जेक्टिव हुआ। चलिए, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? क्लॉट बस्टर, क्लॉट को डिसॉल्व करने वाला एजेंट है। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी हो गया। उधर आप 3-4 लाइन में लिख दिए सब्जेक्टिव भी, है ना। चलिए, शॉर्ट नोट्स भी हो गया। अगला है चौथा क्वेश्चन पढ़िए सब। चौथा क्वेश्चन पढ़ो। वेल्ड लेवल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफाज। वेल्ड लेवल कहां है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास किसी के पास नहीं है। चलो इसको लाना चाहिए ना अपने पास। नहीं है तुम लोग के पास क्या? ये चलो क्या है? वेल्ड लेवल्ड डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का एक बढ़िया डायग्राम बनावे। कैसे बनाओगे? क्या याद है कि भूल गए? बैक्टीरियोफाज का फोटो कैसे बनाओगे? बस आपको फोटो बनाना है और कुछ नहीं करना है। देखिए ऐसे बनाना है, ये कर देना है। और यहां पर क्या था ना, डीएनए। डीएनए बना दिए, बस हो गया। और भी अच्छा करना चाहते हो तो थोड़ा इसको और ऐसे बढ़ा दो, ऐसे करके। चलिए, बन के तैयार। और यहां बना दिए कॉलर, यहां बना दीजिए कॉलर, यहां बना दीजिए कॉलर। बन के तैयार। नाम कैसे लिखोगे? इस पूरे का नाम क्या लिखोगे? हेड। क्या नाम लिखोगे? हेड। उसके बाद इसका नाम क्या लिखोगे? ये उजला वाला का नाम टेल। अगर यानी तो उसका नाम मथी लिखो चाहते हो तो उसे टेल उसका नाम है। इसका नाम ये जो हरा वाला है इसका नाम है कॉलर। क्या नाम है?
कॉलर, इसका नाम क्या नाम, पीला वाला का शीत, क्या नाम है, शीत, इसका नाम क्या है, टेल फाइबर, क्या नाम है, कितने होते हैं, 6, टेल फाइबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये हरा वाला, इसका नाम क्या, डीएनए, कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड, कैसा होता है, बस हो गया। उसके बाद इसका नाम है टेल प्लेट या बेस प्लेट, टेल का प्लेट है ये, टेल प्लेट, और इसका नाम है पिन, क्या नाम है, पिन, हो गया काम समाप्त। यही है बैक्टीरियोफाज का एक डायग्राम, विल्ड लेवल डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरियोफाज, ठीक है, बना दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। बैक्टीरियोफाज का फोटो हम आपको बनवाए हुए हैं चैप्टर में, और ये प्रयास देख लीजिएगा। चलिए इसका नाम है पिन, सबको याद रखिए। चलिए अगला है व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद अगला है, चलो 5वां सवाल। तो 5वां सवाल को जानने के लिए हम लोग आ जाते हैं हाँ, अगला हम आते हैं सीवेज ट्रीटमेंट पर। तो सबसे पहले हम लोग जानना पड़ेगा सीवेज क्या है। सीवेज क्या है? सीवेज ऐसा पानी, हमारे शहरों से आता हुआ ऐसा गंदा पानी, ऐसा पानी जिसमें ह्यूमन का एक्सक्रीटा मिला हो और भी बहुत तरह का कचरा मिला हो, उसे क्या कहते हैं, सीवेज। सीवेज क्या होता है? नाली से बहता हुआ गंदा पानी, उसी को सीवेज कहते हैं। और सीवेज में तो बहुत कचरे हैं, बहुत गार्बेज हैं, लेकिन मेन कचरा क्या है? ह्यूमन का एक्सक्रीटा, पैखाना, पेशाब, ये है मेन। इस पानी को क्या बोलते हैं? सीवेज। और इस सीवेज को ऐसे ही वाटर बॉडी में नहीं गिराना है, नदियों में, तालाब में, झील में ऐसे नहीं गिराना है। गिराने से पहले क्या करना है? यू हैव टू ट्रीट इट, पहले ट्रीट कर दो, यानी पॉल्यूशन फ्री बनाओ, देन आफ्टर यू हैव टू डिस्चार्ज दिस वाटर इनटू द वाटर बॉडी। तो सीवेज को क्या करेंगे? तो आज हमको सीखना है कि कौन कौन माइक्रोब्स यूज होता है सीवेज में। तो सबसे पहले सीवेज का क्या लिखोगे परिभाषा? सीवेज क्या है? द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? नगर निगम। म्यूनिसिपल का मतलब नगर निगम। जैसे आप दरभंगा में रहते हो, दरभंगा नगर निगम से आता हुआ एक वेस्ट पदार्थ, बेकार पानी। म्यूनिसिपल का बेकार पानी जो कैसे होता है? जो पैदा होता है, जनरेटेड प्रतिदिन इन सिटीज एंड टाउन्स। ह्यूमन एक्सक्रीटा इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ इट। इंसान का जो एक्सक्रीटा है वो मेजर कंपोनेंट है, पैखाना, पेशाब इसका मेन कंपोनेंट है इसका। बिसाइड्स दिस, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही है, इंसान का एक्सक्रीटा ही पैदा है। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा सीवेज कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स भी है, खराब खराब माइक्रोब्स है, बढ़िया माइक्रोब्स भी है, और ऑर्गेनिक मैटर तो है ही भाई। उसमें दूध गिर गया तो चावल के टुकड़े चले आए किचन से, रोटी के टुकड़े चले आए, सब्जी चले आए, बहुत सारे ऑर्गेनिक हैं। एंड आउट ऑफ विच, और ये जो माइक्रोब्स आया, ये माइक्रोब में कुछ माइक्रोब क्या होते हैं? पैथोजेनिक भी होते हैं, कुछ नॉन पैथोजेनिक भी होते हैं, कुछ मतलब बीमारी कराने वाले होते हैं। तो ये था। तो सीवेज क्या बोलोगे? इट इज द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, इट इज द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर व्हिच इज जनरेटेड डेली, ठीक है, और बाय द सिटीज एंड टाउन्स। लिख दिया सब आदमी? इट इज द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन, इतना लिख दिया। और ह्यूमन एक्सक्रीटा इज द मेन कंपोनेंट ऑफ इट। इंसान का जो एक्सक्रीटा होता है, पैखाना, पेशाब, वो मेन इसका कंपोनेंट है। बट बिसाइड्स दिस, इसके अलावा ये बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर भी रखते हैं, और माइक्रोब्स, खास करके कैसा माइक्रोब्स? जो पैथोजेनिक होते हैं, वो बीमारी कराने वाले माइक्रोब्स भी इसमें रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीवेज। ये वाज सीवेज। अब ये लिखना पड़ेगा कि सीवेज को अब तुम देखा कि इतना खतरनाक चीज है, तो क्या आपको लगता है कि सीवेज को डायरेक्ट पानी में गिराना चाहिए? नहीं सर। 10 बिफोर डिस्पोजल, डिस्पोजल माने गिराना, सीवेज हैज टू बी ट्रीटेड। और सीवेज को ट्रीट करो कहां पर? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, उसका नाम है एसटीपी। एसटीपी का फुल फॉर्म बोलो। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। हम तो भैया एसटीपी का फुल फॉर्म, बायोलॉजी के टीचर हैं तो हम बोलेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री के टीचर होते तो वो बोलता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो याद रखिएगा। तो हम बोलेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, और उससे गुजारो। इसका नाम ही है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज को जमा करते हैं और पानी को ट्रीट करते हैं, उसको पॉल्यूशन फ्री बनाते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट दो लेस पॉल्यूटिंग। प्यारे, द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स व्हिच आर नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। उस गंदा पानी में
उसी गंदा पानी में हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया है, लेकिन उस बैक्टीरिया का आपको यूज करना है, इस तरीके से यूज करना है कि पानी को साफ कर दे। लेकिन जब तक आप नहीं, आपका भी इस पे सहयोग चाहिए। तो कैसे कैसे आप साफ करोगे, इसके लिए कहता है कि इसको हम लोग 2 चरणों में करेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात था, क्योंकि चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो आपके मन में होता है सर आप यहाँ ये क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे इसको इंसान आता और पानी में जितना भी गंदा था सब छान देता। लेकिन क्या हम आपको बोले थे छानने से काम नहीं चलेगा? आपने सिर्फ छान दिया, ठीक है, बोतल, किताब, जूता, चप्पल जो भी तैरा था आपने निकाल दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन इतना करने से वो नहीं हो गया साफ। ठीक है, आपने पानी को स्थिर छोड़ दिया, नीचे सब मिट्टी कंकड़ बैठ गया, इतना से ही पानी साफ नहीं हुआ, क्योंकि पानी में अभी कुछ ऐसे चीज हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिजॉल्व, खास करके ऑर्गेनिक ऐसे चीज डिजॉल्व है जो आपकी आंख उसको नहीं देख पाती है। और उस ऑर्गेनिक डिजॉल्व को, जो डिजॉल्व है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो पॉल्यूटेंट के रूप में, उसको कौन निकालेगा? हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। उसको हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया निकालेगा। और वो बैक्टीरिया कहां से लाओगे? वो भी उसी पानी में, वो भी बैक्टीरिया उसी पानी में। बट आपको कुछ करना होगा, उस कचरा वाला पानी को कुछ करना होगा, तब जाके पानी में बैठा हुआ हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया उस पानी में मिले हुए ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, कचरा को तोड़ेगा। कुछ करना होगा, क्या करना होगा वो आगे पढ़िए। वही कहता है कि व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी और सेकेंडरी डिफरेंस जान जाओ तो क्या होता है, उसके बाद आप उसका डिफरेंस लिख लोगे। चलिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट का नाम है फिजिकल ट्रीटमेंट, सुनो ध्यान से। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ध्यान सुनो, प्राइमरी ट्रीटमेंट को क्यों फिजिकल कहते हैं? क्योंकि यहां हम लोग क्या करते हैं, फिजिकली जाते हैं और तार का जाली लाते हैं। तार का जाली को क्या बोलते हैं? वायर मेशवर्क। मेशवर्क माने वायर, वायर मेशवर्क, तार का जाली, वायर मेश लाते हैं और उसे छानते हैं। कहाँ? सीक्वेंस में। एक के बार चाहोगे पूरा छान ले तो नहीं होगा, जाल फट जाएगा। पहले बड़ा बड़ा को छानो, छोटका पार कर जाएगा, फिर उससे छोटा वाला को तैरो, माने वो छान लो। उसके बाद फिर उसे छोटे वाले को, माने जैसे बड़ी मछली को फंसाना हो तो जाल बड़ा बड़ा होगा, छोटी मछली को फंसाना है तो उस छोटी मछली उस जाल से निकल जाएगा, उसको फंसाने के अलग जाल देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग सीक्वेंस में सारे फ्लोटिंग डेब्रिस को छानते हैं। फ्लोटिंग डेब्रिस का हिंदी क्या हुआ? तैरता हुआ कचरा। डेब्रिस माने कचरा। तो फिजिकल ट्रीटमेंट क्या है? ये प्राइमरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल ट्रीटमेंट। पहला इसमें क्या काम करते हैं? फिल्ट्रेशन। कैसा फिल्ट्रेशन? सीक्वेंस में। कैसे? वायर मेश से। वायर मेश का हिंदी तार की जाली से, सीक्वेंस में करते हैं। ओके, और उसके बाद छानने के बाद क्या करते हैं? पानी को कहां ले जाते हैं? पानी को सेडिमेंटेशन टैंक में। कहां ले जाते हैं? सेडिमेंटेशन से। देखो ऐसे, यहां फोटो भी दिया हुआ है, आपको फोटो दिखाते हैं। सबसे पहले मान लो ये क्या है, यहां से यहां प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये क्या बेटे? प्राइमरी। और यहां से लेकर ये क्या है? सेकेंड ट्रीटमेंट। ध्यान देना। और यहां क्या है? नदी। यहां क्या है? नदी। नदी में हमको पानी को बहाना है। ये यहां से यहां क्या, ये नदी या पोखर है, इसी पानी में डिस्चार्ज माने गिराना है। डिस्चार्ज माने गिराना है, इसमें पानी को गिराना है। यही पोखर, ये मान लो पॉन्ड है, तालाब। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पानी आ रहा है, नाला से पानी आ रहा है, नाला से पानी आ रहा है। अब ये पानी को देखो क्या करेंगे, हम वो स्क्रीन कर रहे हैं, मतलब छान रहे हैं। इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। देखो पहले बरका तार की जाली है, उसके नीचे भी जाली है, उसके नीचे भी जाली है, सबके बीच में स्पेस है, इतना इतना स्पेस। ये छान लिया, उसको फेंकते गए। उसके बाद छोटका गिरा तो ये छान लिया, इसको हाथ से ऐसे करके फेंक दिए। फिर जो ये इसमें कुछ छोटा गिर गया वो छान लिया। तो हमने क्या किया? सीक्वेंस में फिल्टर कर लिया पानी को। ये क्या है? नाला से आता हुआ कचरा पानी है। जब छान लिए, जब पूरा चीज छना गया, जितना भी तैर रहा था सब छना गया, अब पानी इसमें आया। अब पानी इसमें से कहां गया? यहां जमा कर लिए। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेडिमेंटेशन टैंक। क्या नाम है? हाँ, यहां पर 2 तरीके से किया। वैसे हम लोग एक चरण में भी करेंगे और 2, ये भी सेडिमेंटेशन टैंक, ये भी सेडिमेंटेशन टैंक। आप एक चरण में भी कर सकते थे, 2 चरण में क्यों किया? ताकि शुरू में क्या होता है, उस जो पानी आ रहा है तेजी से, उसमें कोई बड़ा बड़ा कंकर भी है, तो बड़े बड़े कंकर को पहले बैठा लिया, निकाल लिया, ग्रिट बने निकाल। उसके बाद जब बड़ा बड़ा कंकर सब निकल गया
तब तुरंत पानी को आगे बढ़ा दिए। अब पानी को आगे बढ़ा दिए तब उस पानी में एक्चुअली हम लोग पढ़ते एक ही चरण में। ये फोटो दिया है, ये फोटो कहीं से लाया गया है, आपके एनसीईआरटी फोटो दिया हुआ नहीं है। हम लोग करते क्या एक्चुअली कि छानने के बाद जितना भी पानी आया उस पानी को एक टैंक में जमा कर लेते हैं। यहाँ क्या क्या 2 चरण में किया। इस टैंक में किया कहा है कि बड़ा बड़ा पत्थर निकालो, जो पत्थर नीचे बैठ गया, उसके बाद पानी को इसमें जमा कर दो, फिर पानी को स्थिर छोड़ दो, और जो भी नीचे में मिट्टी उठी है, क्ले उले सैंड बालू उलू सब बैठ जाएगा, और बैठने के बाद उस बालू तालू को यहाँ भेज दो और पानी को ऊपर भेज दो। पानी अब कहाँ चला गया? सेकेंडरी। कहाँ चला गया? सेकेंडरी में। और सेकेंडरी में क्या करेंगे? सबसे पहले क्या होगा? एरेशन टैंक। अब इसमें पानी में क्या करेंगे? एयर डालेंगे। और एयर क्यों डाल रहे हैं? एयर डालने 2 काम करेंगे, एक तो पानी को ऐसे हिलाते रहेंगे, एजिटेट करते रहेंगे, और उसके बाद उसमें क्या डालेंगे? एयर। देखो ये मशीन है, मशीन से क्या जा रहा है? एयर। पानी में एयर जा रहा है, माने ऑक्सीजन जा रहा है। इससे क्या होगा? इसमें जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसको ऑक्सीजन खूब मिलेगा, वो अपनी आबादी बढ़ाएगा, खूब आबादी बढ़ाएगा। और पहले से इसमें क्या है? फंगस का फिलामेंट। फंगस तो रहता ही है, फंगस के फिलामेंट में सारा एरोबिक बैक्टीरिया क्या होगा? लिपट लिपट के क्या बनाएगा? छोटा छोटा मांस, उसका नाम है फ्लॉक। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस पानी में क्या है? फंगस। फंगस आपको दिखाई पड़ेगा नहीं, फंगस का जाली जाली होता है। फंगस क्या है? माइक्रोब से आपकी आंखों को दिखाई नहीं पड़ेगा, माइक्रोस्कोप पर दिखाई पड़ेगा। तो फंगस का फिलामेंट घूम रहा जहां था। उसके बाद यहाँ माइक्रोब से, दोनों तरह का माइक्रोब से, एरोबिक और एनारोबिक। हम चाहते थे एरोबिक बैक्टीरिया को जो आवश्यकता है, हमने क्या किया? यहाँ से मशीन से क्या दिया? ऑक्सीजन। किसमें? एरेशन टैंक नाम ही है टैंक। कैसा? इसमें एयर डालते हैं। एयर डाले मतलब क्या? ऑक्सीजन डाल रहे हैं। उस ऑक्सीजन से क्या होगा? जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया है जो अभी इस पानी में जो आया है, वो बैक्टीरिया अपना ग्रो करेगा। ग्रो मतलब अपनी आबादी बढ़ाएगा। आबादी बढ़ाने के बाद इतना बैक्टीरिया हो जाएगा एरोबिक कि उस फंगल फिलामेंट में लिपट जाएगा। देखो फंगस पे लिपट रहा है, ये जहां ऐसे क्या जाल है, देखो फंगस, ये फंगस का जाल है। अब इसमें एरोबिक बैक्टीरिया आके सब फंस गया और क्या बना लिया? ढेला, मास। इसी को बोलते हैं फ्लॉक। देखिए अगला है आपका फ्लॉक पर शॉर्ट नोट्स। अब देखो फिर है क्या? फ्लॉक। तो इसलिए आपको कहीं से कोई गुजारा नहीं है। फ्लॉक क्या है? मैं फिर बोल रहा हूं, फ्लॉक क्या है? देखो व्हाट इज फ्लॉक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। इट इज द मास ऑफ, मैं बताऊं सुनो ध्यान से, फ्लॉक क्या है? ढेला, छोटा छोटा। इट इज द मास ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया विथ फंगल फिलामेंट। याद हो सबको? फ्लॉक क्या है? इट इज द मास ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया विथ फंगल फिलामेंट। फंगस के जाल में, फंगस का बॉडी कैसा होता है? जालीनुमा। फंगस का बॉडी कैसा होता है? जालीनुमा। तो फंगस के बॉडी में एरोबिक बैक्टीरिया आके लिपट गया और बना दिया छोटा छोटा मास, ढेला। उसी ढेला को बोलते हैं फ्लॉक। चलो फ्लॉक क्या है? इट इज द मास ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया विथ फंगल फिलामेंट। समाप्त। ये कहां बनता है फ्लॉक? तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के पहला टैंक में, जिस टैंक का नाम है एरेशन टैंक। इस एरेशन टैंक में तुम पानी कहां से लाया? तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जहां समाप्त हुआ उसके सेडिमेंटेशन टैंक से। यहां भले 2 सीन दिखाया, हम लोग ऐसे दिखाते हैं, हम ऐसे दिखाते हैं। ये नाला का पानी आ रहा है, हमने नाला के पानी को क्या किया? फिल्टर किया कि तार की जाली से, ये देखो जाली से किया। उसके बाद सारा पानी को कहां जमा किया? देखो हम लोग, इसका नाम है सेडिमेंटेशन टैंक। क्या नाम है बेटे? सेडिमेंट या सेटलिंग टैंक भी बोलते हैं। सेटलिंग टैंक भी बोलते हैं। पानी आ गया, स्थिर छोड़ दिए। जैसे आप लोग चापाकल के पानी से बालू गिरता था तो क्या करते थे? पानी को बाल्टी में स्थिर छोड़ दिए, सारा बालू नीचे बैठ गया। पानी को चुपके से दूसरे बाल्टी में डाल दिए तो पानी को बोलेंगे इफ्लुएंट, और जो नीचे बैठे उसको बोलेंगे सेडिमेंट। तो उसी प्रकार से ये क्या हुआ? सेडिमेंट। नीचे सेडिमेंट बैठ गया, उसमें क्या क्या? पेबल्स, ग्रिट, उसको बोलेंगे कंकर, पत्थर, मिट्टी, क्ले, बालू सब है, और ऊपर में पानी साफ साफ है। अब देखो ध्यान से, अब ये हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट समाप्त। इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, या इसको बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। अब यहां से पानी चुपके से कहां ले गए? देखो ये अब शुरू हो गया क्या चीज? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ध्यान देना, इसका नाम है अब क्या? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 2 टैंक रहेगा। ध्यान देना, एक टैंक यहां, फिर यहां से एक पाइप रहेगा, और इस पाइप से एक टैंक यहां। इसका भी नाम क्या है? सेटलिंग टैंक। इसका नाम क्या है? सेटलिंग टैंक। देखो सेटलिंग टैंक यहां भी था, सेटलिंग टैंक वहां भी है, लेकिन इस टैंक का नाम है एरेशन टैंक। क्या नाम है? क्यों? और इस पानी को बराबर लगातार एजिटेट करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, और इसमें एक मशीन के द्वारा एयर, देखा था एयर डाल रहे थे, एयर डालते। एयर क्यों डाले?
अच्छा ये देखो पानी का नाम क्या है, जो पानी इसका नाम है इफ्लुएंट। क्या नाम है? इफ्लुएंट। जो नीचे बैठा उसका नाम क्या है? सेडिमेंट। और सेडिमेंट का दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी सलज। क्या नाम है इसका? नाम है प्राइमरी सलज। आप कोई पूछेगा इस प्राइमरी सलज में क्या क्या होता है, इस प्राइमरी सलज में क्या क्या होता है, तो इसमें देखो क्या है, बोलो। पेबल्स, पेबल्स माने कंकड़, पेबल्स क्ले, क्ले माने मिट्टी, सैंड माने बालू। जल्दी बोलो क्या क्या है? पेबल्स, क्ले, सैंड, इटीसी। और ये सब जो नीचे बैठे इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सलज। क्या बोलते हैं? चूंकि इसका नाम है प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के सेटलिंग टैंक में जो नीचे बैठा, जो सेडिमेंट किया, सेडिमेंट में जो बैठा, उसका नाम है प्राइमरी सलज। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साहब, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो प्राइमरी सलज। अब नीचे चुपके से बैठ गया, प्राइमरी का नाम क्या है? इफ्लुएंट। क्या नाम है? और इस इफ्लुएंट को यानी इस पानी को चुपके से कहां भेज दिए? जल्दी, एरेशन टैंक ऑफ, एरेशन टैंक ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में दो टैंक है, एरेशन टैंक चूंकि एयर डालते हैं, और सेटलिंग टैंक। अब देखो ध्यान से, एयर क्यों डाले? जितने भी, चूंकि फंगस तो है ही, फंगस का फिलामेंट, जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया उसकी संख्या कम है, हम चाह रहे थे कि एरोबिक बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाए। तो एरोबिक बैक्टीरिया की संख्या कब बढ़ेगा? जब ऑक्सीजन डालोगे। तो ऑक्सीजन डाले तो एरोबिक बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ाया, और अपनी संख्या बढ़ाया तो सारा एरोबिक बैक्टीरिया क्या किया? फंगस के फिलामेंट में लिपट लिपट के क्या बनाया? छोटा छोटा मांस बना लिया, उसका नाम है फ्लॉक। अब क्यों सर आप ऐसा फ्लॉक क्यों बनाए? आप फ्लॉक क्यों बनवाए? आप एरोबिक बैक्टीरिया की संख्या क्यों बढ़ाए? क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा? अब इस पानी में क्या घुला हुआ है? आपको भले लगता है कि हम पानी साफ कर दिए, छान लिए, जो नीचे बैठा दिए, और आपको लगता है कि पानी साफ है, लेकिन पानी में क्या मिला हुआ? ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसको आपकी आंख नहीं देख पाती। अब इसको कौन तोड़ेगा? जब तक ऑर्गेनिक है तब तक पानी कचरा वाला है, तब तक पानी पोल्यूटेड है। तो आप सारे ऑर्गेनिक को तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? आप नहीं तोड़ पाओगे, वही एरोबिक तोड़ पाएगा। और वही फ्लॉक में जो एरोबिक बैक्टीरिया वो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन ले ले करके, लगातार ऑक्सीजन देते रहो, ऑक्सीजन देते रहो, ऑक्सीजन ले ले करके क्या करेगा? सारे ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो आपकी आंख नहीं देख पाती है उसको तोड़ेगा। और तोड़ने के लिए क्या मांगेगा? ऑक्सीजन मांगेगा। इसी को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अभी क्योंकि कचरा काफी है, इस पानी में काफी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसीलिए सारा बैक्टीरिया डिमांड कर रहा है, बापू बापू मुझे ऑक्सीजन लाओ, बापू बापू मुझे ऑक्सीजन लाओ, डिमांड करेगा। हमने क्या करोगे ऑक्सीजन लेकर के? तो आपके पानी में कचरा, मैंने क्या कचरा है? तो बोला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मैं उसको तोड़ूंगा, और उसको मैं ही तोड़ सकता हूं, आप नहीं तोड़ सकते हो मानव, इसीलिए मुझे ऑक्सीजन लाओ। मैं बोला ठीक है, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। और अगर तुम नहीं दिया, मान लो अगर ये जो तुम दे रहे ऑक्सीजन, वो कहां जा रहा है? ये ऑक्सीजन पानी में घुलेगा, और इस ऑक्सीजन को बोलते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्या होगा? आपने जो ऑक्सीजन दिया वो पानी में डिजॉल्व हुआ, और डिजॉल्व ऑक्सीजन को कौन खींचेगा? एरोबिक बैक्टीरिया। ऑक्सीजन ले लेकर के सारे ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को तोड़ेगा। तो शुरू में चूंकि काफी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, शुरू में काफी ऑर्गेनिक है, तो खूब डिमांड करेगा, लाओ लाओ। तो उसको कहते हैं बीओडी ज्यादा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उस केमिकल को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का डिमांड हो रहा है। इसका परिभाषा रियल में क्या? इसको बोलते हैं बीओडी। अधिक बीओडी का मान ज्यादा तो समझ लो पानी अधिक पॉल्यूटेड है। मैंने बीओडी ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन लाओ, खूब ऑक्सीजन यूज कर रहा है। बोले यार काहे तुम ऑक्सीजन इतना यूज कर रहे हो? अरे क्या कहे, बहुत कचरा है भाई। तो क्वेश्चन पूछता है बीओडी ज्यादा मतलब पॉल्यूशन ज्यादा, बीओडी ज्यादा मतलब। और धीरे धीरे समय के साथ साथ 3 घंटा 4 घंटा 2 दिन 3 दिन के बाद अब तुम जाओ, बीओडी कम गया, सारा बैक्टीरिया चुपचाप बैठ गया। बोले क्या हुआ रे, अब तुमको नहीं चाहिए ऑक्सीजन? कहा सरकार सब तोड़ दी, अब हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अब हमको ऑक्सीजन का डिमांड नहीं है। मतलब अब इसी पानी में बीओडी का मान कम गया। मशीन डाले, बीओडी मापने वाला बीओडी माप। तो बीओडी का रियल परिभाषा क्या होता है? 1 लीटर पानी में घुले हुए सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ने के लिए माइक्रोब ने जितना ऑक्सीजन यूज किया उसी कहते हैं बीओडी। सुना सब आदमी? बोलो सब आदमी क्या बोलोगे? 1 लीटर पानी, 1 लीटर गंदे पानी में जितना भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको तोड़ने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया ने जितना ऑक्सीजन यूज किया या डिमांड किया, यूज किया मतलब डिमांड किया, उसी को बोलते हैं बीओडी। काम खत्म। अब 2 पोखर का पानी ले आओ,
दो तीन पोखर का पानी ले आओ, एक एक गिलास या एक एक लीटर, तीनों का बीओडी नाप लो, कह दो किस पोखर का पानी कितना गंदा है। जिसका बीओडी ज्यादा, कहना आपका पानी ज्यादा पोल्यूटेड है, क्योंकि आपके पानी का बीओडी ज्यादा हो रहा है, बीओडी ज्यादा है मतलब ज्यादा डिमांड हो रहा है, मतलब उसमें अधिक ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। आया समझ में? बीओडी कम पॉल्यूशन कम, बीओडी ज्यादा पॉल्यूशन ज्यादा। बीओडी क्या है? 1 लीटर गंदे पानी में या 1 लीटर पानी में मिले हुए सारे ऑर्गेनिक कचरे को तोड़ने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया ने जितना ऑक्सीजन डिमांड किया या जितना ऑक्सीजन यूज किया, उसी को क्या बोलते हैं? बीओडी। यानी जितना अधिक ऑक्सीजन यूज हो रहा है, समझो उसमें बीओडी ज्यादा है, कचरा ज्यादा है। आया समझ में? और जब बीओडी कम जाए 2-3 दिन के बाद इस पानी में, हाँ बीओडी कम गया, सारा ऑर्गेनिक लगभग टूट गया। कोई काम तो 100% होता नहीं है, सब तो नहीं टूटेगा, तनी में ढह जाए। तो जब लगेगा कि बीओडी बहुत कम गया, मैं बोलूंगा भाई साहब अब इस पानी को कहां भेज दो, अब इस पानी को कहां भेज दो? सेटलिंग टैंक में। और यहां से नल खोलो, यहां रहता है। और सारा पानी कहां गया? सारा पानी, आप ध्यान देना, मजेदार बात है, सारा पानी सेटलिंग टैंक में आ गया। अब पानी को सेटलिंग नाम है, सेटलिंग माने पानी को स्थिर छोड़ दो। स्थिर छोड़ दोगे, नीचे सारा भारी 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 क्या है? फ्लॉग। फ्लॉग इट इज द मास ऑफ फंगल फिलामेंट विथ ऑर्गेनिक माइक्रोब्स। ऑर्गेनिक माइक्रोब्स और फंगल फिलामेंट के मास को फ्लॉग कहते हैं। सारा फ्लॉग नीचे बैठ जाएगा, और जो इफ्लुएंट है, इफ्लुएंट माने पानी, इफ्लुएंट माने पानी ऊपर आ गया। अब इस पानी को गिरा दो कहां? नदी। ये क्या है? नदी। ये नदी बह रही है, ये क्या है? नदी। और नदी में सारा पानी, यहां एक पाइप लगा रहता है, बस यहां पर टैप खोलो, सारा पानी गिरा दो, समाप्त। यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के बाद अब ये पानी क्या हो गया? पॉल्यूशन फ्री हो गया, और आप इस पानी को नाउ वाटर बॉडी में आप गिरा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, क्या सर इस पानी को पी नहीं सकते हैं? यस, पी सकते हैं। पीने लायक कब बनेगा? जब इस पानी को टर्शियरी ट्रीटमेंट कर देंगे। और टर्शियरी ट्रीटमेंट में बहुत सारा चीज होता है, करना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि जब हम टर्शियरी ट्रीटमेंट कर देंगे इस नाली के गंदा पानी को, नाउ ये पीने योग्य बन जाता है ना? तो माय डियर, अब वही पूछा कि प्राइमरी और सेकेंडरी में, जरा ये बताओ तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का नाम क्या है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट नाम बायो, क्यों? क्योंकि यहां पर बायो का यूज है। बायो का मतलब लाइफ, लाइफ का मतलब माइक्रोब। आपने एरोबिक बैक्टीरिया का पूरा पूरा यूज किया। अगर आज वो नहीं होता, और वो कहां था? आपके उसी गंदे पानी में था, खाली आपने ऑक्सीजन दे दे करके उसका संख्या बढ़ा दिया, फ्लॉक बन गया। और आज फ्लॉक बन गया तो दायदा हो रहा है। आया समझ में? तो प्राइमरी का नाम है फिजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी का नाम है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी में हमने फिल्ट्रेशन किया, फिल्टर किया सीक्वेंस में, उसके बाद हमने सेडिमेंटेशन किया। नीचे वाले को प्राइमरी सलज, प्राइमरी सलज में क्या क्या? बालू, गिट्टी, पत्थर, मिट्टी, और इफ्लुएंट को कहां भेज दिया? इसमें। इफ्लुएंट को क्या करेंगे? हमेशा लगातार एजिटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, और यहां से ऑक्सीजन डालेंगे। ठीक है, सब कुछ हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब आप सब कुछ समझ गए। और सेटलिंग टैंक में ले गए तो नीचे कौन बैठेगा? सेडिमेंट। अब इसको क्या बोलेंगे? सेडिमेंट। सेडिमेंट तो यहां भी था, लेकिन इस सेडिमेंट नाम था प्राइमरी सलज। सेडिमेंट यहां भी बैठा, इसका नाम क्या है? धांसू ऑब्जेक्टिव है ये, धांसू। जबरदस्त ऑब्जेक्टिव कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के सेटलिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो नीचे बैठा, जो सेडिमेंट हुआ, इसका नाम है एक्टिवेटेड सलज। क्या नाम है? एक्टिवेटेड सलज। और इसका नाम था प्राइमरी सलज। इसका नाम है एक्टिव, क्योंकि ये मिट्टी का कर पत्थर है, और ये क्या है? जिंदा चीज है, फ्लॉक है, एरोबिक बैक्टीरिया है और फंगस है। इसका नाम है एक्टिवेटेड सलज। एक्टिवेट, एक्टिव है, जिंदा चीज है। और पानी चला गया वहां, और जितना बच गया अब इसको ले जाना कहां पर? कहीं और। अब यहां का काम समाप्त, पानी हो गया। अब इसमें से थोड़ा सा बचा लो, जैसे दही घर में दही पौरते हो तो सब दही खा जाते हो क्या? 1 चम्मच रखते हो, क्यों? जोरन के लिए। जोरन का इंग्लिश क्या होता है? इनोक्यूलम। तो इसीलिए हम जानते हैं कि हमको फ्लॉक फिर से बनाना है इसमें। इससे अच्छा थोड़ा बना हुआ रख लो, 2-3 बाल्टी रख करके इसमें भेज दो।
और रेस्ट को यहां से उठाओ और ले जाओ एक टैंक में अलग यहां से हटके, और उस टैंक का नाम है एनएरोबिक डाइजेस्टर टैंक। क्या नाम है? क्यों? क्योंकि यहां पर एनएरोबिक पहले से बैठा होता है। वो कहां है? बहुत दूर में रखा हुआ है। अब तुम सारा कुदाली से समटो या जेसीबी मशीन से उल्टो, पूरा बड़का का टैंक होता है। सबको निकालो, थोड़ा सा रख लो, 3-4 कंटर बाल्टी रख लो इसके लिए, और बाकी को क्या करो, इसमें पहुंचा दो। इसमें पहले से कौन बैठा है? एनएरोबिक बैक्टीरिया। वो क्या करेगा? सारा एरोबिक बैक्टीरिया को, फ्लॉक को तोड़ेगा, डाइजेस्ट करेगा, या फिर जो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक अभी भी बचा हुआ है उस सब को भी डाइजेस्ट करेगा और बनेगा बायोगैस। और यहाँ जो बायोगैस बनेगा उस बायोगैस से बिजली पैदा करो, खाना बनाओ, खाना बनाओ, और उसके बाद भी जो कचरा बच गया वो खाद बन गया। तो इसको भी आपने नहीं छोड़ा, उसको यहां लाया कहां? एनएरोबिक सलज डाइजेस्टर टैंक में एनएरोबिक बैठा हुआ है, और आपने जो फ्लॉक डाला, एक्टिवेटेड सलज क्या फ्लॉक है, फ्लॉक में एरोबिक बैक्टीरिया है, और इस एनएरोबिक बैक्टीरिया ने क्या किया? एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर गया। और इस क्रिया में क्या होता है? H2S गैस, मीथेन गैस, ये सब गैस निकलता है, एसिड। और ये सब गैस कैसा होता है? इनफ्लेमेबल गैस, माचिस मारो के जल जाएगा। यानी इस गैस को जमा करो, और जमा करने के बाद एक पाइप से कहां ले जाओ? किचन में, और खाना बनाओ, बिजली पैदा करो, जनरेटर स्टार्ट करो, सब काम करो इससे। पानी भी गंदा साफ हो गया, पोखर भी गंदा नहीं हुआ, और बदले में बिजली भी मिल गया, बदले में खाना भी पका रहे हैं, और यहां पर क्या मिल गया? खाद भी मिल गया। तो लाभ ही लाभ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, यही था। चलिए, तो इसमें आप फ्लॉक भी समझ गए। 1 मिनट में आ रहा हूं। चलिए, अगला है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में माइक्रोब्स का क्या रोल है? बस शुरू कर दो। अंतिम जो बताए थे बायो, वो तो हम पढ़ा गए ही थे, वो तो हम पढ़ा ही दिए थे। क्या क्या बोले थे? याद करो, क्या बोले थे? याद करो। हमने बोला था बायो फर्टिलाइजर क्या है? ऐसा माइक्रोब जिसका यूज हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं, यानी जिस माइक्रोब को खेतों में डालने के बाद, मिट्टी में डालने के बाद मिट्टी का फर्टिलिटी बढ़ा दे, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स का मात्रा बढ़ा दे। अरे जो तुम यूरिया डालते हो, डीएपी, पोटाश, क्या करता है? जैसे दिया मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाता है, तो उसको खाद कहते हैं। तो हम यूरिया नहीं डाल करके हम क्या डाल रहे हैं? साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और फंगस, यही 3 है ना, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंगस। इसको हमने खेतों में डाल दिया। तो क्या? माइक्रोब्स। आज हम माइक्रोब्स खेत में डाल रहे हैं, आज जैसे ही माइक्रोब्स खेत में डालोगे, खेतों में क्या बढ़ जाएगा? उसका न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएगा। न्यूट्रिएंट्स बढ़ गया मतलब क्या? ये खाद, ये भी खाद है, लेकिन खाद क्या है? बायो है, लिविंग बींग्स है, तो नाम पड़ गया बायो फर्टिलाइजर। ऐसा लिविंग बींग्स, ऐसा माइक्रोब्स जिसको खेतों में डालने से खेतों की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाए, उससे बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। समाप्त। कौन कौन? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंगस। बैक्टीरिया में कौन कौन था? उसमें था राइजोबियम, जो क्या था? हमने बोला था ये सिम्बायोंट है, जो मटर के या चना के पौधों के रूट के नोड्यूल में रहता है, और एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम, नाम लिखवाए हुए थे, ये दोनों फ्री लिविंग था। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया कौन कौन था? नॉस्टॉक, एनाबेना, ऑस्ट्रिटोरिया, सब नाम रटवा दिए थे, पढ़िएगा, सब पढ़ लीजिएगा नाम, अंतिम में था ये सब। अरे इसका एक ग्रुप बनाए हुए थे ना, एक चार्ट बनाए हुए थे ना हम लोग। हाइए, यही सब तो नाम है, सब नाम, ये नाम लिख देना। यही सब साइनोबैक्टीरिया है जो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबका नाम देना। ये क्या है? ये बैक्टीरिया हो गया। कौन बैक्टीरिया? ये दोनों हो गया फ्री लिविंग बैक्टीरिया। और ये क्या हो गया? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये भी करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। N2 गैस को क्या करता है? N2 गैस को अमोनिया बनाता है, और जब अमोनिया बन जाता है तो यही अमोनिया बाद में क्या बन जाता है? नाइट्राइट। और यही नाइट्रेट क्या बन जाता है? नाइट्रेट। और एक बार जब नाइट्रेट बन जाता है तो फिर प्लांट उसका यूज कर लेता है। उसके बाद चलो, ये क्या? एनाबेना, नॉस्टॉक और ऑस्ट्रिटोरिया, ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया। और फंगस में क्या लिखोगे? हाँ, तो लेकिन इसका नाम मत लिखना नाइट्रोजन फिक्सेशन में, बस इसका नाम, इसका नाम और इसका नाम, यानी इसका नाम, इसका नाम और इसका नाम, इसका नाम नहीं, क्योंकि फंगस इसमें
नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका कोई रोल नहीं, बस हो तो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन काम खत्म हो गया। उसके बाद अगला है व्हाट डू यू मीन बाय सीवेज, ये पढ़ा ही दिए। देखो सतमा भी हो गया, सतमा पचमा और नौमा एक बार में तीर मार दिए। पचमा सतमा बार बार बोलते हैं, ध्यान सुनो ये बात कि जब तुम किसी लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करोगे ना तो समझो शॉर्ट का तैयारी हो गया, ऑब्जेक्टिव एक साथ हो जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सीवेज, सीवेज का परिभाषा जो बोले थे म्यूनिसिपल से जो एवरीडे निकलता है। उसके बाद डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज, यानी माइक्रोब्स का सीवेज ट्रीटमेंट में क्या रोल है, तो वो बोलना ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट एरेशन टैंक में फ्लॉक तैयार करते हैं और फ्लॉक में क्या एरोबिक बैक्टीरिया, और दिस एरोबिक बैक्टीरिया causes degradation of all the organic pollutants by using oxygen, यानी इसको तोड़ता है और वही तोड़ता है, तो तब पानी का बीओडी कमता है, पानी का बीओडी कम जाता है, तब आगे भेजते हैं। चलिए तो ये था। अब लॉन्ग क्वेश्चन में है पहला, हाउ आर माइक्रोब्स एसेंशियल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, तो उसी को बात बना के लिखना कि कहीं से हमको एसिड, देखो ये सब याद करो, ये सब तो अच्छा इसको ये याद कर लो पहले। देखो तो ये बायोगैस में अगर पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन, बायोगैस क्या लॉन्ग क्वेश्चन, देखो लॉन्ग क्वेश्चन 10वां चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन, गोबर गैस या बायोगैस पर लिखिए, तो क्या करेंगे गोबर गैस प्लांट में ये 10 से 15, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, देखो ये इस लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है, ए टिपिकल बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट टैंक 10 से 15 फीट डीप, जो लैंग्वेज वही लैंग्वेज लिखना है, in which bio waste are collected and slurry of dung is fed। और इसमें क्या होता है, हम लोग इस गहरे टैंक में गोबर का स्लरी बना करके, गोबर में पानी मिला मिला कर स्लरी बनाते हैं और उसको फीड करते हैं, मैंने उसमें डालते हैं। प्लॉटिंग कवर से, अब देखो अब यहाँ पर आते हैं, ये याद रखना 10 से 15 फीट। और ये गोबर गैस प्लांट का याद कर लो ऑब्जेक्टिव, देखो बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली बाय, ये सब टिक मार लो, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC का फुल फॉर्म, यानी पूरे शहर में या गांव-गांव में जो ये जो बनता है बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट, जिसके पास मवेशी ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा गोबर बनता है, तो कहता गोबर का गोईठा मत बनाओ, गोईठा बनाने से हानि है, उससे अच्छा है गोबर को किसी टैंक में गिराओ और गैस बनाओ। एक तरफ गैस बनेगा, गैस से जनरेटर चलाएंगे, बिजली पैदा होगा, खाना बनाएंगे, और जो गोबर बच जाएगा, जो गोबर अब बेजान हो गया, उससे खाद बन जाएगा, और कहीं से भी कोई हानि नहीं, खाली लाभ ही लाभ है। यही है गोबर गैस प्लांट। तो इसको किसने शुरुआत किया था, कौन गांव-गांव में स्थापित करता है, तो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और KVIC दोनों मिलकर के क्या किया था कि बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया था। याद कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव था। अब यही है, सबसे पहले यही हुआ, ये हुआ टैंक, बड़ा टैंक 10 से 15 फीट कंक्रीट टैंक। उसके बाद देखिए एक छोटा सा टैंक बनाते हैं, इसमें गोबर डाले, डंग और पानी और लकड़ी से मिला दिए, देखो ये अंदर अंदर इस पाइप से कहां चला गया, यहां भर गया। अब उसके बाद यहां क्या डाल दिए, एक बड़का सा, ये क्या देखो ये ढक्कन है, इस ढक्कन का नाम है गैस होल्डर बोलो या फ्लोटिंग लिड्स बोलो। NCERT में लिखता है गैस होल्डर, मतलब जो भी गैस बनेगा उसको होल्ड करके रखता है, और ये ढक्कन ऊपर नीचे करता है। ढक्कन अगर उठ रहा है तो सोच लेना कि गैस खूब बन रहा है, ढक्कन नीचे जा रहा है माने गैस कम रहा है। इसका नाम है गैस होल्डर या फ्लोटिंग लिड। लिड का मतलब ढक्कन, लिड का मतलब ढक्कन, फ्लोटिंग माने तैरने वाला, ऊपर नीचे करने वाला। अब तुम कहोगे गैस कौन कौन बना, तो यहाँ पर बायोगैस हुआ, CH4 CO2 H2 H2S, ये सारा गैस बना। बायोगैस को जल्दी बोलो कौन, अमोनिया, CO2 H2 हाइड्रोजन गैस, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। कैसे बना, क्योंकि आपने जो गोबर डाला उस गोबर में क्या है, गोबर को छू के देखना वहां अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है, क्योंकि गाय बैल बकरी क्या खाती है, घास, और घास पूरा पूरा पचता नहीं है, उसके गोबर में देखना घास रहता है। तो घास क्या है, प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या होता है सेलुलोज, यानी अभी भी अनडाइजेस्टेड सेलुलोज गोबर में है ही, उसी का हम लोग यूज करते हैं। और इस गोबर में क्या है, मिथेनोजेन बैक्टीरिया, इसके गोबर में क्या है, जो उसके इंटेस्टाइन से आया है, उसके गाय बैल बकरी के बॉडी से ही आया है। क्या गोबर भी, गोबर के साथ साथ मिथेनोजेन बैक्टीरिया वो आया, और वो जो गोबर में अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुआ सेलुलोज, उसको क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है, और फर्मेंटेशन से क्या होता है, गैस बनता है, और ये गैस बन बन के ऊपर जाता है। जितना गैस उठेगा उतना ये ऊपर उठेगा, और यहां से एक पाइप ले जाओ कहां पर, अपने किचन में, और चूल्हा पर कुकर लेगा, क्या आप कुकर अपना खाना बनाओ, बस हो गया।
यहाँ पर होता है गैस ऐसे करने वाला, खोलने वाला, बस गैस यूज कीजिएगा, नीचे जाएगा, गैस बनता रहेगा। अब तुमको लगेगा कि सरियो अब गैस नहीं बने थे, किसान समझ जाता है कि ये काहे नहीं उठ रहा है, तो समझ गया जितना गोबर डाले थे सलरी सब बेजान हो गया। अब उसमें जितने भी अनडाइजेस्टेड सेलुलोज थे सब टूट चुका है, अब उसमें कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब अब गैस नहीं बना। तब क्या करो, ये अपने आप एक बगल वाले टैंक में, इसको बोलते हैं सलज, इसको बोलते हैं सलज या स्पेंट सलरी। स्पेंट सलरी का मतलब ये गोबर और पानी का जो मिला हुआ सलरी आया था, ये अब इसमें गैस बनाने का क्षमता नहीं है। सारा अनडाइजेस्टेड सेलुलोज अब फर्मेंटेशन में भाग ले लिया, अब कुछ नहीं बचा, बेजान, इसको बोलते हैं बेजान। अब ये अपने आप इस बगल वाले टैंक में जमा होता है और यहाँ पर क्या बन गया, खाद। सलज बने क्या बन गया, खाद। और ये खाद बना बना के पन्नी में पैक करके बेचो, इससे भी फायदा बहुत, इसको बोलते ऑर्गेनिक खाद। इसमें अगर डाल दिया वर्म, वर्म बने अर्थवर्म डाल दिया, चाली केचुआ, तब इसका और महंगा, तिगुना दाम, इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट यानी खाद, वर्म वाला खाद। या ऐसे भी बेचो तुम पन्नी में पैक कर करके, इतना इतना का बोरा 1500 रुपया मिलता है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक खाद। तो माय डियर, इससे ये रासायनिक खाद नहीं है, ऑर्गेनिक खाद है। इसको डालोगे खेतों में फायदा ही हुआ। अब देखो, अगर तुम गोबर, अगर तुम क्या बनाता, गोईठा, तो बहुत हानि था, एक तो मेहनत भी था, भूसा भी लगा, दूसरी बात जब तुम उसको घर में जलाता तो काफी माने धुआं निकलता। और आज यहाँ क्या हो गया, उस गोबर से गैस बन गया, खाना बना लिया, और इसी गैस से जनरेटर भी चला लो। आज देखते हो गैस पर क्या चलता है, बस, ट्रक, सीएनजी, गैस ही है ना। तो गैस से तुम जनरेटर चलाओ, पूरे घर में एकदम पंखा चलाओ, टीवी चलाओ, या डायरेक्ट खाना बनाओ, और उसके बाद इससे खादो बन गया, और कहीं से कोई कचरा भी नहीं है, आराम से कहीं कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता है। पहले घर के बगल में गोबर जमा हो रहा है, गोबर दिखने में खराब है, अब तुमको गोबर मिलेगा नहीं जब तुम अपने घर में ये बना लोगे। तो इसको बोलते हैं गोबर गैस प्लांट। ये फोटो याद कर लो बढ़िया से, या तो ये बना लो फोटो, या हम जो आपको बनवाए थे क्लास में वो, ऐसे सब सेम है, बिल्कुल सेम ऐसे ही। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, गोबर गैस प्लांट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें भी है सीवेज वाला लॉन्ग क्वेश्चन में, ये भी आपको पढ़ ही लिए हो। बायो फर्टिलाइजर को पूरा पढ़ा ही दिया लॉन्ग क्वेश्चन। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अब ये चौथा, ये जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो बस ये सब वाला बात है कि हमने इडली डोसा खाया, तारी उरी पिया, ये सब देखो, ये सब कहाँ का, देखो कौन कौन एंजाइम निकला, ये हम बात बना के हम आपको लिख करके भेजेंगे कि कैसे इंसान के लिए माइक्रोब्स वेलफेयर, कल्याण करता है। ये सब शॉर्ट में दिमाग से लिखना पड़ेगा, है ना। कहीं से इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं। अच्छा, दूध से दही बनने में क्या लाभ था, एक देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला, दूध से दही बनाते हैं कैसे, क्या लाभ है, देखो कर्ड, यही दूध से जब दही बनाते हो क्या होता है, इसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। और इससे क्या होता है, जब दूध से दही बनता है तो विटामिन B12 का मात्रा बढ़ जाता है। देखो, दूध में विटामिन B12 नहीं था, और जब दही बनता है ना विटामिन B12 का मात्रा बढ़ जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और ये लैक्टोबैसिलस कैसा बैक्टीरिया है, सुनो, दूध से दही कौन बनता है, ये। और कोई कहेगा ये कैसा बैक्टीरिया है, तो बोलना कि सर इस बैक्टीरिया का नाम है ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एक ग्रुप का नाम है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक, जो लैक्टिक एसिड बनाया उसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और उसमें एक बैक्टीरिया कौन है, और ये जबरदस्त, यही दूध से दही बनाता है। दूध 38 से 40 डिग्री पर गर्म होना चाहिए, और उस गर्म में क्या डाल दो, जोरन, और जोरन में क्या होता है, और ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड निकाल करके दूध से दही बना दिया। अब अगला है, देखिए अगला कि पनीर कैसे, डोई, इसको डो बोलते हैं, डो माने गुथा हुआ आटा, गुथा हुआ आटा, उसमें क्या डालते हैं, ईस्ट, इससे बिस्किट बनाते हैं। अब चूंकि बिस्किट में ईस्ट का यूज होता है, इसलिए ईस्ट का 2 नाम है। देखो, इसका नाम बेकर्स ईस्ट या आएगा, ध्यान रखना, बेकर्स ईस्ट क्यों पड़ा, चूंकि बिस्किट के फैक्ट्री में ईस्ट का यूज होता है। जब हम लोग मैदा सानते हैं ना, मैदा जब डो ही बनाते हैं, डो मैदा का, तो डो में क्या डालते हैं, ईस्ट। और ईस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन करता है तो क्या निकलता है, CO2 गैस। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा ऑब्जेक्टिव में, CO2 गैस। और ईस्ट का नाम, ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है, ईस्ट का वैज्ञानिक नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी। ऑब्जेक्टिव लिख लो, एक ऑब्जेक्टिव ये, पाव रोटी या कोई भी रोटी, भटूरा इतना क्यों फूल जाता है, जलेबी क्यों फूल जाता है, ठीक है, सब जगह किसका यूज है, पाव रोटी, जिसको मीठी रोटी बोलते हो, या ब्रेड कैसे होता है, गदगद करता है ब्रेड, उसमें क्या होता है, अंदर में CO2 गैस।
तो एक CO2 गैस याद कर लो, एक सैक्रोमाइसिस सेरेफिसी याद कर लो, और चूंकि बिस्किट के फैक्ट्री में इसका यूज होता है इसलिए इसका नाम है बेकर्स ईस्ट। और इसका एक नाम और भी है, कोई बोलेगा आगे, इससे क्या बनाते हैं? ईस्ट से अल्कोहल भी बनाते हैं, और इसीलिए इसका नाम है ब्रीवर्स ईस्ट। इसीलिए ईस्ट का नाम, ईस्ट का वैज्ञानिक नाम बोलो सब आदमी। ईस्ट क्या है? फंगस। ईस्ट क्या है? और इसका नाम बेकर्स ईस्ट क्यों पड़ा ईस्ट का नाम? क्योंकि बेकरी में बिस्किट फैक्ट्री में यूज करते हैं। इसका नाम क्यों पड़ा ब्रीवर्स ईस्ट? क्यों ब्रू बनाते हैं, ब्रू माने अल्कोहल, वाइन, विस्की, वोदका, रम बनाते हैं, जो आगे दिया ये सब। तो इस प्रकार से चीज में, पनीर में वही बात है। पनीर में क्या होता है? राइपेनिंग एजेंट के रूप में आता है। दो, एक ये लिख लो एग्जांपल, स्विस चीज। स्विस चीज का क्या पहचान है? स्विस चीज का पहचान है उसमें काफी होल्स होगा, छिद्र होगा। मार्केट से लाओगे चीज बने पनीर, स्विस पनीर लाओगे तो उस पे होल्स होगा। क्वेश्चन पूछेगा स्विस चीज का पहचान क्या? लार्ज होल। और स्विस चीज का राइपेनिंग एजेंट कौन है? प्रोपायोनी बैक्टीरियम। तो एक ऑब्जेक्टिव यहां और एक यहां। प्रोपायोनी बैक्टीरियम क्या है? स्विस चीज का क्या है? सिर्फ हम क्या बोले, दूध को फाड़ देने से, और फट्टन को बोलते हैं कोगुलम, और पानी को बोलते हुए। जब दूध को फाड़ते हैं तो क्या निकलता है? एक तरफ हरा हरा पानी, एक तरफ उजला उजला। तो उजला को बोलते हैं कोगुलम, आप उसको बोलते हैं हुए को फेंक देते हैं, और उजला को थपथपा के रख देते हैं। तो सिर्फ थपथपा के फ्रिज में रखने से फिर नहीं बनता ये, उस पर डालना पड़ेगा राइपेनिंग एजेंट, कुछ फंगस और बैक्टीरिया। जैसे स्विस चीज का राइपेनिंग एजेंट कौन है? प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई। पहचान किया हो लोग, अगला एक यही दो दिया है। रोक्यूफोर्ट चीज का क्या पहचान है? इसका राइपेनिंग एजेंट कौन है? तो बैक्टीरिया है, सॉरी फंजाई है, और फंजाई का नाम है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी। यही क्वेश्चन पूछता है कि पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी क्या है, फंजाई है कि बैक्टीरिया? तो फंजाई है। और क्या है ये? तो दो ही चीज तो पढ़ना है, दो ही पनीर, रोक्यूफोर्ट चीज और स्विस चीज, बस हो गया, दो ही चीज पढ़ना है। इंडस्ट्री प्रोडक्ट इस सब तो कुछ है नहीं। और एक था ये देखो फर्मेंटेड भी का नाम बिकर्स, वाइन, वोदका, विस्की। हाँ, इसमें पूछता है जितना भी वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी है ना, उसमें क्वेश्चन पूछता है कौन विदाउट फर्टिलाइजेशन है और कौन विथ। देखो ये है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट डिस्टिलेशन। कौन कौन है जल्दी बोलो, ये ऑब्जेक्टिव मानो टिक। इतना है ना, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, वोदका, रम, वोदका भी लिखो। इसमें से कौन कौन ऐसा है? बिवरेज। बिवरेज का हिंदी क्या होता है? मादक पदार्थ, जिसके पीने से नशा आता है, यानी ये दारू कह सकते हो, सही बात है। तो हम लोग सबको वाइने कह देते हैं, लेकिन किसी के नाम वाइन है, किसी के नाम बियर है, किसी के नाम विस्की है, किसी के नाम ब्रांडी है। ब्रांडी में कितना होता है? 60% अल्कोहल होता है। इसमें होता है 3 से 6% होता है। और रम में कितना होता है? 40% अल्कोहल। और वाइन तो कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब इस पूरे भीड़ में वाइन और बियर का दाम मार्केट में कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग बिना डिस्टिलेशन करके मार्केट में बेचते हैं। दो तरह का प्रोडक्ट होता है, विदाउट डिस्टिलेशन और विथ डिस्टिलेशन। जो विथ डिस्टिलेशन है वो काफी महंगा होता है और जानलेवा नहीं होता, ये सब जानलेवा होता है। तो याद करो, ये हुआ विदाउट डिस्टिलेशन, विदाउट याद करना, एग्जाम आएगा। और बाकी सब ये बस हो गया। और ये एंटीबायोटिक था। एंटीबायोटिक पहला कौन था? पेनिसिलियम। इसका खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन खोज किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। बस चूंकि चलिए, और आप लोग को जाना है ना, चलो ठीक है। ये देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक जाइए। थैंक यू, बाय बाय।